हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में रदरफोर्ड का मॉडल, उसकी कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, ग्राफ्स वगैरह वगैरह सब कुछ देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हमें इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर से। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? मानो कि ये न्यूक्लियस है, ये है, इसकी जो लाइन है ना, सेंट्रल लाइन, न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है ये न्यूक्लियस। यहां से आए हैं पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स अगर ये यहां से आता है तो ये इधर जाएगा, अगर वो यहां से आता है तो वो इधर जाएगा, और अगर इसी सेंट्रल लाइन से आता है, अगर वो यहीं से आता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इधर से आता है तो ऐसे जाएगा। अब इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी। ठीक है, तो इस वाले, माना कि ये वाला पार्टिकल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? 1 वाले के लिए b इज इक्वल टू 0, b1 बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए b2 और इसके लिए b3। ठीक है, b1 b2 b3, यानी कि सेंट्रल लाइन और पार्टिकल जिस लाइन पे चल रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द initial velocity vector of the alpha particle from the central line of nucleus. ठीक है, central line of nucleus. The impact parameter is the perpendicular distance. ये जो perpendicular distance है, डिस्टेंस ऑफ द इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर से लेके जो सेंट्रल लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका एक फॉर्मूला आता है बी। एक चीज और, ये है, अगर जितना ये है, किसका रिलेशन देखते हैं, किसका? डेविएशन का और इम्पैक्ट पैरामीटर का। जितना कम इम्पैक्ट वो है डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम उतनी कम डेविएशन, उतनी ज्यादा डेविएशन। देखो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? b1 के लिए b1 0 है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है ही नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम नहीं है मतलब, तो उसके लिए डेविएशन कितना है? 180 डिग्री हुई, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी? डेविएशन। कुल मिला के क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा, डेविएशन कितनी? उतनी कम, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर उतनी कम, जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर उतनी ज्यादा डेविएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे डेविएशन कितनी है? 180, सबसे मैक्सिमम 180 होती है ना, तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? कम है। इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? कुछ तो है, b1 से तो ज्यादा ही है, तो इसके लिए डेविएशन कितनी होगी? 180 से कम, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा, डेविएशन कम। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है? जो b है इम्पैक्ट पैरामीटर, वो कॉट थीटा की क्या है? प्रोपोर्शनल है। b इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। इन दोनों का क्या रिलेशन है? एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर का, वो भी देखते हैं। b मानो यहाँ पे कितना है? ये 0 है, इस वाले के लिए देखते हैं हम। यानी डेविएशन 0 कब होगी? कॉट थीटा बाई 2। एंगल निकालते हैं कि अगर b अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास थीटा कितना होगा? b कितना? 0 कॉट थीटा बाई 2। अच्छा, अब कॉट 0 कितने पे होता है? कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, तो कॉट 90 के 0 का वैल्यू हम कॉट 90 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2।
तो थीटा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो थीटा कितना आ जाएगा, 180। इसका मतलब जब डेविएशन 180 डिग्री की होगी, यानी एंगल थीटा होगा, एंगल हम यहाँ से देखते हैं, ये है, ये थीटा, ये थीटा 2 होगा इसके लिए ये थीटा 3, इसके लिए क्या होगा, यहीं से ये होगा 180। तो जब b 0 होगा, b 0 होगा तब थीटा कितना होगा, 180। ठीक है, बस इम्पैक्ट पैरामीटर में इतना ही। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डेफिनेशन ही पूछेगा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछेगा। डेफिनेशन लिख देना और फॉर्मूला लिख देना, लास्ट वाला भी देख देना। 180 होगा तभी वो क्या होगा, 0। हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 एटम्स के में हमने क्या देखा था, अगर ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, ये है सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने देखा था अगर अल्फा पार्टिकल आता है, ठीक है, माना कि ये v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, जिसपे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv², v वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, ये अगर जाएगा तो टकरा के वापस आएगा। ये कैसा है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमें कंक्लूजन में क्या मिला था कि न्यूक्लियस भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अगर वो दोनों दूर हैं तो कुछ नजदीक आएंगे तो रिपेल करेंगे। तो जब ये पार्टिकल आता है यहाँ पर, तो कुछ ही दूरी पे वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आता है तो वो उसके ना एकदम नजदीक नहीं जाता है, कुछ दूरी रहती है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, उस दूरी को हम नाम देते हैं डी। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव के नजदीक आया तो उससे कुछ दूरी से पहले ही वो रिपेल हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो उन दोनों के बीच की दूरी, वो वाला पॉइंट जहां तक वो आया और न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देख लेते हैं, ये कहां से आया, कैसे आया और क्या होता है। तो इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इट इज द क्लोजेस्ट distance from the nucleus, it is the closest distance from the nucleus at the point to which alpha particle reflect back। ठीक है, आसान शब्दों में लिखें तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं डी की। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², इसकी अल्फा पार्टिकल की। पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, k/r होता है ना। तो k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मानिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, Z/r, r मतलब दूरी, d। ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट 2 यानी सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 12 की W को हम क्या लिखते हैं, QV, वर्क डन इज इक्वल टू QV होता है, ये तो होता ही है वैसे। लेकिन हम पार्ट 2 में क्या लिखते हैं उसकी, इलेक्ट्रोस्टैट के, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इज इक्वल टू QV लिखते हैं ना ऐसे। तो W इज इक्वल टू QV होता है, W इज इक्वल टू QV, V
ये वाला भी इसमें उतारते हैं। तो W इज इक्वल टू, क्यों कितना, अल्फा पार्टिकल का देखना है इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। पोटेंशियल यहाँ से आया 1/4πε0 ZE अपॉन D। तो वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, वर्क डन हमारे पास आया वर्क डन हमारे पास आया 2ZE², 1/4πε0 2ZE² अपॉन D। अच्छा, इसी को मैंने अभी बोला पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 2ZE²/D। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी neither be created nor be destroyed। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास 1/4πε0 2ZE² अपॉन D। यही है, हमें D चाहिए ना, तो D को इधर लेके आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो 1/4πε0 2ZE² अपॉन हाफ mv², ये आ गया हमारे पास D। ठीक है, तो D किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 2ZE² अपॉन हाफ mv²।